नमस्कार, सेहतनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। दुनिया में सबसे अधिक मान्यता एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को मिली हुई है, लेकिन कुछ वैकल्पिक उपचार पद्धतियां भी चलन में आई हैं। तो आयुर्वेदिक ऐसी एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, प्राचीन है ये। तो भारत में एलोपैथी चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद चिकित्सा भी काफी प्रचलित है। मौजूदा समय में लोगों का आयुर्वेदिक चिकित्सा और डॉक्टरों पर विश्वास और भरोसा बढ़ा है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मलकापुर महाराष्ट्र की मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर और नाड़ी वैद्य और शांति आरोग्यम की सीएमओ डॉक्टर स्वाति विकेश जैन, जो कि पिछले 15 सालों से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हैं और निरंतर अपनी सेवाएं भी दे रही हैं। आयुर्वेदिक इलाज द्वारा गंभीर बीमारियों की चिकित्सा पंचकर्म और रसकल्प औषधियों द्वारा ही करती हैं। डॉक्टर स्वाति विकेश जैन शांति आरोग्यम की रायपुर शाखा में हर महीने की 12 और 13 तारीख को मरीजों के लिए मौजूद रहती हैं। तो आज हम डॉक्टर स्वाति विकेश जैन के साथ बच्चों की स्वास्थ्य समस्याएं, देखभाल और इलाज के विषय पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर स्वाति, स्वागत है आपका इस हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद में जो शाखाएं हैं, अष्टांग आयुर्वेद जिसे मानते हैं, उसमें मुख्यतः एक बाल शाखा है जिसमें बच्चों के विकार के लिए विस्तार से वर्णन किया गया है। काश्यप संहिता के अंतर्गत महर्षि कश्यप द्वारा बाल रोग मुख्यतः विशेषता वर्णन किया गया है। इसमें जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक के आयु के बालकों के स्वास्थ्य की समस्याओं के समाधान के बारे में वर्णन किया गया है। बिल्कुल। तो बच्चों में मुख्यतः एक तो बार बार बच्चे बीमार पड़ते हैं, कफ की। जी मैम, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, बच्चे के जन्म से लेकर के बीज संस्कार, गर्भ संस्कार और उसके बाद में विभिन्न 16 प्रकार के संस्कार आयुर्वेद में, काश्यप संहिता में और विभिन्न महर्षियों द्वारा बतलाए गए हैं। इसके सेवन के द्वारा बालक की इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार क्षमता बहुत अच्छी रहती है और साथ ही साथ उनकी बुद्धि क्षमता भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो उसको अपना के आप विभिन्न बीमारियों से भी बच सकते हैं आसानी से। बिल्कुल। एक खास तौर पर एक बीमारी होती है बच्चों में जो अक्सर होती है, रिकेट्स या फिर हड्डियों का कमजोर हो जाना, ग्रोथ ना होना। तो ये सारी जो बीमारियां होती है बच्चों, कहते हैं कि खाना शरीर को नहीं लग रहा है, बच्चे खाना खाने में आनाकानी बहुत करते हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह होती है और आयुर्वेद से कैसे फिर चिकित्सा इसकी हो सकती है? रिकेट्स मुख्यतः विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी होना शरीर में मुख्यतः इसका मॉडर्न एक्सेप्ट से जाना जाता है, जबकि इसमें मुख्य कारण रहता है श्रोतरोध होना। कफ के द्वारा जो कफ का काल रहता है बच्चों में, उसमें श्रोतरोध आसानी से हो जाता है और जो पोषण है वो पूर्णतः हड्डियों तक ना पहुंचने के कारण हड्डियां पतली रहने लगती है। मज्जा धातु का पोषण ठीक तरीके से नहीं होता है। बच्चे एक साल भर के या 14 महीने या 1.5 साल के होने पर भी जब नहीं चलते हैं और उनके पैर जो रहते हैं वो मुड़े हुए रहते हैं, तो उसको रिकेट्स माना जाता है। बच्चों की ग्रोथ भी जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं उनसे कम दिखाई देती है। इसमें आयुर्वेद द्वारा श्रोतरोध दूर करके अस्थि पोषक औषधियों के द्वारा, उपचार द्वारा इसे मुख्यतः उपचार किया जाता है। बिल्कुल। मैम, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा यहाँ पर कि बच्चे थायराइड, शुगर, हार्मोनल समस्या से पीड़ित होते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें? बच्चों में अस्थमा रोग की समस्या भी बहुत ज्यादा अब देखने को मिलने लगी है, तो क्या समाधान है इनके? आयुर्वेद क्या समाधान सुझाता है? अभी आपने जिन जिन बीमारियों का जिक्र किया है, थायराइड हो, शुगर हो या अस्थमा हो, ये आपको नित्य औषधियों के सेवन की ओर लेके जाती हैं। अगर आप एलोपैथिक के साइड में जाते हैं तो आपको डेली दवाइयों का सेवन आपके लिए ज़रूरी रह जाता है और जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ते जाती है तो उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी आपके शरीर में दिखाई देने लगते हैं। आयुर्वेद के द्वारा एक कालावधि पर्यंत ही औषधि का सेवन करना आवश्यक होता है और मूल रूप से ही इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है आसानी से। जो मेन उस रोग के कारण है, जिसके कारण से ही अपने को थायराइड हुआ है या शुगर हुई है या अस्थमा, जो कफ का डिपोजिशन लंग्स में बढ़ गया है, उसको वहाँ से हटाकर उसके लिए शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा की जाती है। विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है, रस औषधियों का उपयोग किया जाता है।
कुछ हर्बल दवाइयाँ हैं, कुछ खाने पीने में परहेज के द्वारा, आहारचर्या के द्वारा इन बीमारियों से एक समय रहते छुटकारा पाया जा सकता है, ताकि भविष्य में उनका जीवन एक नॉर्मल लाइफ की ओर रहे। तो आज के समय मेरे हिसाब से इन बीमारियों में एलोपैथिक चिकित्सा की डिपेंडेंसी की तरफ ना जाके अगर आप आयुर्वेद के द्वारा उपचार करते हैं तो इसमें से आपको बाहर निकलते आता है, आप इसमें से बाहर आ सकते हैं। जी मैम, एक क्योंकि आगे जाके इसके कारण ग्रोथ में तकलीफ आती है। जी आता हूँ मैम। एक मुंगेली से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, अनिल जी। वो एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। अनिल जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहिबा से। जी मैम, जी मैम नमस्कार। हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार। हेलो। मैं मतलब वीकनेस बन रहता है और मतलब ब्लड नहीं बनता है, ब्लड कमी हो जाती है मेरी, इसकी जानकारी चाहिए थी। जी, वीकनेस रहना, ब्लड हमेशा कम होना, इसमें भी मुख्यतः कारण है कि आप जो आहार ले रहे हैं उसमें से आपका पोषण पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। आप अगर सप्लीमेंट्स भी लेते हैं तो सप्लीमेंट कुछ समय के लिए आपको ब्लड की कमी को तो पूरी करते हैं, लेकिन आहार से जो आपके पोषण मिलना चाहिए या रक्त धातु का पोषण होना चाहिए वो पूरी तरह से न होना इसका मुख्य कारण है। तो आप अपने जो हेल्थ की डिटेल्स हैं, आप नीचे दिए गए मेरे नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स या हेल्थ डिटेल्स शेयर कर लीजिए, आपको निश्चित ही मार्गदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल। मैम, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा डॉक्टर साहिबा यहाँ पे कि टॉन्सिल बार बार बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बच्चों को बुखार बहुत आ जाता है, और ख़ासतौर पर जब मौसम बदलता है। कफ और कोल्ड होने से रोकने के लिए क्या उपाय हैं आयुर्वेद में जो बच्चों के साथ निरंतर हम उनके साथ उनके इलाज में इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले तो बच्चों की जो आयु रहती है या वह रहती है वो कफ की तरफ रहती है, उनका आहार या खाना पीना भी जो रहता है वो कफ कारक रहता है। दूसरी बात, जब ऋतु संधि आती है, मतलब एक सीजन से जब दूसरा सीजन बदलता है, उस समय इम्यूनिटी जो रहती है वो सभी की थोड़ी सी वीक होती है। उस समय बच्चे आसानी से बीमार पड़ते हैं और बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन के कारण उनके जो थायराइड की ग्लैंड है, जो इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करती है, रोग से लड़ने में सहायता करती है, उनके एक्सेसिव वर्क के कारण कई बार उसमें ग्रोथ दिखाई देती है। तो जनरली बहुत से लोग बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन के कारण उसको निकलवा भी लेते हैं, जैसे टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं, लेकिन वो एक प्रकार से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर से बाहर निकालना है। उसकी जगह आप प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए मेरे हिसाब से अगर आप स्वर्णप्राशन संस्कार करते हैं, ऋतुचर्या में उपयुक्त दिनचर्या अपनाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो आपको बीमारियों से आसानी से बाहर निकाल सके, तो वह आपको उससे निजात दिला सकती है। इसमें मुख्यतः हल्दी और नमक के गर्म पानी से गरारा करना, तुलसी और अदरक का सेवन करना आपकी जो थायराइड की ग्लैंड की रिकरेंट जो ग्रोथ है उसमें बहुत आराम दिलाती है। एक काचनार हर्बल ड्रग है, वो भी गले की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है उसके भी, तो उसको भी विभिन्न रूपों में उपयोग किया जा सकता है। उसका काढ़ा लिया जा सकता है, उसकी टैबलेट्स भी आती हैं, या फिर उसका स्वरस निकाल के भी लिया जा सकता है। बिल्कुल। मैम, एक आम समस्या आजकल बहुत ज़्यादा है कि आजकल बच्चों में या फिर बड़ों में भी हाइट नहीं बढ़ती है, हाइट का ना बढ़ना ये बहुत ज़्यादा आम हो गई। लिहाजा बच्चों की लंबाई बढ़े, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं शुरुआत से ही? सबसे पहले तो लोग ये मान के बैठे हैं कि हाइट का बढ़ना एक अनुवांशिकता रहती है। अगर आपके माता पिता की हाइट अच्छी है तो आपकी हाइट अच्छी होगी, या माता पिता की हाइट कम है तो आपको नेचुरली कम हाइट के साथ में ही जीना होगा। तो ये एक गलत भ्रांति है। समय रहते अगर आप सही दवाइयों के या सही आहार के सेवन के द्वारा आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। मुख्यतः हाइट का बढ़ना मज्जा धातु और अस्थि धातु के ऊपर निर्भर करता है। उसके बीच में जो आकाश महाभूत होता है उसकी ग्रोथ के द्वारा हाइट को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए एक स्पेशल प्रिपरेशन जो रहता है वो मॉर्निंग में ही दिया जाता है जी। वो अनुभूत योग है और उसको लेने से आपकी हाइट आसानी से बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए एक थोड़ी सी एज लिमिट आ जाती है कि आपको 20 वर्ष के अंदर ही इसका सेवन करना पड़ता है। 20 वर्ष के बाद इसके रिजल्ट जनरली नहीं देखने में आते हैं, क्योंकि हड्डियों के अंदर का जो आकाश महाभूत है वो पूरी तरह से डिपॉजिट हो चुका रहता है। तो उस जहाँ तक 20 वर्ष के पहले अगर आप सेवन करते हैं तो आसानी से आप अपनी हाइट को ग्रो कर सकते हैं। हाइट ग्रो के ट्रीटमेंट के साथ में आपको एक बेनिफिट और मिलता है, क्योंकि इसमें मज्जा धातु का पोषण होता है, तो आपकी ब्रेन की क्वालिटी और ब्रेन भी शार्प होता है और आपकी बुद्धि भी बढ़ती है। उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल।
अमूमन ये माना भी जाता है कि 20 साल तक ही हाइट बढ़ती भी है। एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा डॉक्टर साहिबा कि चाइल्ड एपिलेप्सी के साथ ही मानसिक रोगों का क्या आयुर्वेद द्वारा इलाज संभव है? क्योंकि इसमें लंबे समय तक एलोपैथी की दवाइयों के सेवन के साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, तो उसका क्या इलाज आसान है आयुर्वेद से? जी बिल्कुल। आयुर्वेद में मानसिक रोगों में मुख्यतः सत्व, रज और तम, ये 3 जो है मुख्यतः मेन घटक रहते हैं। रज धातु के अधिक बढ़ने के कारण इपिलेप्सी का आना माना जाता है। मिर्गी का आना, झटके आना, इसका एग्रीवेशन कुछ कुछ दिनों के कालांतर में आने लगता है। ऐसे ही मरीजों में लगातार टैगरेटोल या आदि दवाइयों के निरंतर सेवन के कारण उनमें डिप्रेशन या फिर डिसीजन टेकिंग क्षमता थोड़ी सी मंद हो जाती है उन दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण। तो आप अगर आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करते हैं तो वो आपके ब्रेन को एक टॉनिक प्रदान करते हैं, जो रस दोष आपका दूषित हो चुका है उसको कम करके सात्विक दोष को बढ़ाते हैं, ताकि आपका ब्रेन एक्टिवली दोष को बाहर निकाल सके और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सके। इसमें आपको लंबे समय तक या जिंदगी भर तो बिल्कुल भी नहीं दवाइयों के सेवन की आवश्यकता है। कुछ कालावधि में ही आपके जो ड्यूरेशन है पहले बढ़ जाते हैं और फिर पूरी तरह से इसमें छुटकारा पाया जा सकता है। बिल्कुल। आजकल छोटे बच्चों में भी मैम बहुत तरह की समस्याएं यहाँ पर हो रही हैं, जैसे किडनी संबंधित समस्या हो जा रही है, लिवर की समस्या, ये सब अब आम होने लगा है बच्चों में। तो इसका क्या पूरी तरीके से इलाज संभव है आयुर्वेद से? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बच्चों में किडनी की समस्या और लिवर में समस्या आम क्यों है। एक तो बच्चों की लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पैकेट्स के फूड, फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ जा चुके हैं। सॉसेस जिसमें प्रिजर्वेटिव एडेड रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें प्रिजर्वेटिव एडेड रहते हैं, उन्हीं चीज़ों का सेवन नित्य करते हैं। दवाइयाँ भी, सिरप्स जितनी भी आती है मार्केट में, जितने भी ब्रांडेड सिरप्स आते हैं या कोई भी दवाइयाँ भी जो आती है उसमें भी प्रिजर्वेटिव एडेड रहते हैं। तो लेड की एक्सेस मात्रा पेट में जाने के कारण आपकी किडनी, लिवर सब डैमेज होने लगते हैं। कुछ कुछ बच्चे तो उसको बाहर निकाल पाते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों में वो डिपोजिशन के कारण लिवर, किडनी में सिस्ट होना, किडनी फंक्शन नॉर्मल ना होना, पूरे शरीर में स्वेलिंग आना, वाटर रिटेंशन आदि समस्या देखने में आ रही है। तो सबसे पहले तो उस प्रकार के आहार का त्याग करना जरूरी है, और दूसरी बात, जो अपने शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकाले, जो लेड डिपोजिशन हो चुका है उसको बाहर निकाले। ऐसे औषधियों के सेवन द्वारा इससे पूरी तरह से निजात पाया जा सकता है। ऐसी ही एक जॉन्डिस बीमारी है जिसका एलोपैथिक साइड में उतना सफिशिएंट इलाज नहीं है, जबकि लीवर की क्षमता को बढ़ा के जॉन्डिस से छुटकारा पाया जा सकता है। बच्चे जो जन्म लेते हैं तुरंत उनको एक जॉन्डिस होता है जिसको बोलते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। उसकी एक एग्रेसिविटी के बाद में वो पैथोलॉजिकल भी हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप आयुर्वेद के एस्पेक्ट से देखते हैं और बच्चे के जन्म के साथ में आप जातकर्म संस्कार करते हैं तो वो जॉन्डिस से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर भी रहता है वो, तो आपको कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा भी दिलाता है। उसी के साथ ही लिवर को पोषण देने वाली दवाइयों के सेवन के द्वारा, विरेचन के द्वारा, कैस्टर ऑयल के सेवन द्वारा भी जॉन्डिस से छुटकारा पाया जा सकता है। बिल्कुल। एक चीज और है, कैंसर जैसी भी गंभीर समस्या बच्चों में देखी जा रही है, इसके लिए सुरक्षा, बचाव और उपचार में क्या सावधानी रखें? बच्चों में कैंसर का मुख्यतः कारण है बहुत ज़्यादा ओवर वैक्सीनेशन, एल्यूमिनियम जो एडेड वैक्सीनेशन रहते हैं उसके कारण से कैंसर ज़्यादा जल्दी डेवलप होता है। दूसरी बात है इम्यूनिटी का लो होना, रोग प्रतिकार क्षमता बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण जब रैपिड सेल ग्रोथ होने लगती है, बॉडी की हीट जब एक्सेसिव बढ़ जाती है तो विभिन्न प्रकार के कैंसर जन्म लेते हैं। इसमें एक मोस्ट कॉमन कैंसर है ALL, ल्यूकोसार्कोमा, मतलब ब्लड का कैंसर बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें आता है ब्रेन का कैंसर। तो ये 2 कैंसर टॉप मोस्ट हैं जो बच्चों में देखने में आते हैं। महिलाओं में देखने में जाएंगे तो सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर रहता है, लेकिन बच्चों में ल्यूकेमिया मोस्ट कॉमन है और सेकेंड कॉमन है ब्रेन कैंसर। उससे बचने के लिए एक तो मोबाइल का उपयोग कम करना है, दूसरा प्रिजर्वेटिव एडेड फूड्स का उपयोग कम करना है, और तीसरी बात जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनसे दूर रहना है, जैसे कि
एक्सेसिव एंटीबायोटिक या बहुत ज़्यादा एंटीवायरल दवाइयों का सेवन नहीं करना है। वो भी कहीं ना कहीं आपके बॉडी में हीट को ग्रोथ करती हैं और आगे जाके कुछ बच्चों की इम्यूनिटी कम होने के कारण कैंसर का ग्रोथ आती है। तो बचपन से ही बच्चों को स्वर्णप्राशन जो कराया जाता है तो उसमें सोने की भस्म को जो है नैनो पार्टिकल या फिर नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा उसमें 3-4 प्रकार के कर्म किए जाते हैं। वैक्यूम, प्रेशर, उसके साथ साथ उसमें भावना दी जाती है ताकि वो शरीर में अब्जॉर्व हो सके और इम्यूनिटी के आपको 1000 गुना बढ़ाता है ताकि एनवायरनमेंट में जो नए नए वायरस आ रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही है, उन सभी से आपको सुरक्षा दिलाता है। तो हर महीने बच्चों के लिए स्वर्णप्राशन संस्कार करना, सही स्वर्णप्राशन का संस्कार करना जरूरी हो गया है, क्योंकि जितनी नई बीमारियां तेजी से आ रही है, जितने नए वैक्सीनेशन मार्केट में तेजी से आ रहे हैं, उतने उससे डबल तेजी से बीमारियां आ रही हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज है जो आपको बेनिफिट दिला सकती है, वो है आपकी खुद की इम्यूनिटी। और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपका सही खान पान, सही चिकित्सा और साथ में स्वर्णप्राशन संस्कार आपको इन सबसे निजात दिलाता है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा कि इसका जिक्र भी मैंने पहले भी किया था कि थायराइड बहुत आम हो गया बच्चों में, कॉमन हो गया। खान पान का आपने बताया कि जिस तरीके से बच्चों के आजकल खान पान की स्थिति जो है वो किस तरीके से। मैं एक चीज़ ये समझना चाहूँगा कि क्या इसके पीछे की वजह फिजिकल एक्टिविटी जो बच्चों की कम हुई है वो भी एक वजह है? यहाँ पर बच्चे आराम तलब आजकल ज़्यादा हो गए हैं, ये भी एक वजह है। तो आयुर्वेद के जरिए के माध्यम से हम किन चीज़ों का सेवन बच्चों को कराएं कि उनकी आदत में वो शुमार हो, ताकि वो फास्ट फूड से थोड़ा सा अलग हटें और अपनी जो उनकी लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी सी हेल्दी रखें? जी बिल्कुल। थायराइड एक्चुअल में एक हार्मोनल ग्लैंड है अपनी, जो रेगुलेट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड ही थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करती है ताकि वो अपने हार्मोन सिक्रीट करे और शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रहे। थायराइड ग्लैंड के डिस्टर्ब होने से या उसके हाइपर एक्टिव होने से या फिर हाइपो एक्टिव होने से विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। बच्चों में इसके आने के कारण एक तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, दूसरी बात उसमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स आएंगे। लड़कियां अगर है तो उसमें पीरियड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आने लगती है आगे जाके। एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, पीसीओडी होना या फिर डिलेड मेंसेस होना या अर्ली मेंसेस जैसे 9 साल में या 10 साल में ही पीरियड्स का आना, ये भी एक कारण है कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो वो भी हो सकता है। और बच्चों का एक्टिव ना होना इसमें मुख्यतः कारण बिल्कुल है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ड्यू टू मोबाइल, ड्यू टू टीवी, ड्यू टू एक्सेसिव स्टडी कॉन्शियस होने के कारण या कंपटीशन वर्ल्ड में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के कारण बच्चे एक जगह स्टे ज़्यादा हो गए हैं, जिससे बच्चों के मूवमेंट कम, खेलकूद कम होने के कारण उनके टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते हैं। उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए ग्लैंड्स को ही एक्सेसिव वर्क करना पड़ता है। वो एक्सेसिव वर्क करते करते ही ग्लैंड अपनी टोन खो देती है और आपको हाइपरथायराइड या फिर हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो बच्चों में नियमित रूप से खेलकूद होना, योगा करना, अनुलोम विलोम करना, सवेरे गर्म पानी का पीना या फिर नमक हल्दी के पानी से गरारा करना अगर आपको टॉन्सिल्स है तो, और फास्ट फूड, जंक फूड की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। डे टू डे लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जितना टॉक्सिन शरीर के अंदर छोड़ते हैं उसको बाहर निकालना बच्चों के लिए या डाइजेशन के लिए आज की तारीख में इम्पॉसिबल होते जा रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन भी उतना ही है। और फिर आप पेट में जो अन्न डाल रहे हैं वो आपको हेल्थ देने की बजाय आपको रोक देगा, तो आप लड़ नहीं सकते फिर बीमारियों से। फिर बीमारियां आप पे हावी होंगी और एक्टिवली वर्क करेंगे। एक और डिसऑर्डर बच्चों में जो कॉमन रूप से देखा जाता है, एक जैसे कि ADH मतलब हाइपर एक्टिविटी, मतलब कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होते हैं। ऑटिज्म बोलते हैं, मतलब आपकी जो बात है अटेंशन डिफिकल्टी और होती है उनमें, मतलब आप जो कह रहे हैं वो नहीं सुनते, उनको जो करना है वो करते रहते हैं। एक्सेसिव वर्क रहते हैं, तुरंत कुछ ना कुछ चीज़ को छूना तोड़ना, डिप्रेशन में जाना, थोड़ी सी चीज़ में एक्टिवली रिएक्ट करके ज़्यादा गुस्सा करना या रोना, चिड़चिड़ापन करना, ये बच्चों में आजकल आम हो गया है। इसमें मैं आयुर्वेद द्वारा उनको सपोर्ट दे करके नॉर्मल किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर जो है वो गलत हो रहा है और ये सोशल के लिए भी हानिकारक हो रहा है और बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो अगर आप इसमें चिकित्सा में साइकेट्रिक डिप्रेसिव मेडिसिन या एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन इसमें देते हैं, तो उसकी बजाय अगर आप आयुर्वेद के साइड से जो सत्व
जो गुण है शरीर का या मन का, उसको बढ़ाने की दवाइयों के द्वारा इससे आसानी से निपटा जा सकता है। बिल्कुल, इससे आसानी से निपटा जा सकता है। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और आयुर्वेद से किस तरीके से बच्चों का इलाज किया जा सकता है, बच्चों के जो लाइफ स्टाइल है किस तरीके से उसमें बदलाव किया जा सकता है, आपने तमाम ये जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को बहुत सी जानकारियां मिली, क्योंकि आयुर्वेद को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं और बहुत से सवालों का आज आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए सेहतनामा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।